ब्लैक बेटर आ रहा है कि ग्रीन बेटर आता था? ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो गया आज, ये स्मूथ हो गया आज। मेरे को लगता है रीसेट किया इसको, है ना? हाँ, कहाँ थे आप इतने दिन? अब किसकी शादी थी? दूर के मामा के चाचा के भतीजे की। रेगुलर रहा करो जितना हो सके उतना, आप ही के लिए अच्छा है। आज हमने करना है, मैंने आपको कल बताया था कि हमने बेसिकली, अभी आपको तो खैर पता है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन एक ज़माने में एक मीटेरोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे अलग अलग ना होकर एक ही लैंड का हिस्सा थे, एक ही पूरा का पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था, जो कि धीरे धीरे अलग होते गए। ठीक है, और इन चीज़ों के उन्होंने एविडेंस भी दिए। और एविडेंसेस कोई करेगा रिपीट? अनुभव, क्या क्या एविडेंस थे जिससे उन्होंने बताया कि मतलब जिससे उन्होंने प्रूव किया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक ही लैंड का पार्ट थे? बताएंगे आप? हाँ, जिग्सॉ फिट एक तरीके से नाम दिया उन्होंने कि एक पजल की तरह। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मीजो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीजोसॉर, कुछ पाया जा रहा है एक कॉन्टिनेंट पे, कुछ उसके फॉसिल्स पाए जा रहे हैं दूसरे कॉन्टिनेंट पे, जबकि मीसोसॉर एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि ट्रैवल नहीं कर सकता है उसके थ्रू इतने दूर तक, फिर भी वहाँ पाया गया, और आज वो है ही नहीं स्पीशीज़। तो वो कहाँ से फॉसिल्स आए? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे जहाँ पे वो मूव किया करते थे, और उसके बाद जैसे ही उनकी डेथ होती है उसके कुछ टाइम बाद जब उनके फॉसिल्स बन जाते हैं तो वो लैंड पूरा अलग होता है, जिसके बाद ही वो क्या बन जाते हैं, एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिका, जो भी चीज़ें थे, अफ्रीका। ठीक है, अच्छा, और कोई एविडेंस? हाँ, प्लेसर डिपॉजिट्स यानी कि थोड़े से कुछ जैसे क्या बोलते हैं उनको, एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव मिनरल्स जो होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ये हो गया, है ना, इनके भी डिपॉजिट पाए जाए ब्राज़ीलियन और घाना कोस्ट पे। ठीक है, और टिलाइट डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, लिखिए, कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में। कन्वेक्शनल करंट्स, विपी जी कल का लेक्चर देख लिया था आपने? देखा था? देखा करो, ठीक है, वरना आज का कैसे समझ आएगा। संवहनीय धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, बेसिकली एक और जोग्राफर थे जिनका नाम था आर्थर होम्स। लिखिए, इन 1930 आर्थर होम्स HOLMES, Arthur Holmes discovered the possibility of convection currents in mantle, बेसिकली इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया कि हमारा एक तो क्या है, क्रस्ट है, बट क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ करंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ करंट से मूव कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके की चीज़ों को करंट कहा जाता है। जैसे कुछ यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे क्या है,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनके पास अपनी हीट और एनर्जी है, जिनके पास अपनी क्या है, हीट और एनर्जी, जिसके कारण यहाँ जो है वो कन्वेक्शनल करंट्स पैदा हो रहे हैं, यानी कि इस तरीके से जो भी यहाँ पे मैग्मा है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से राइज कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो इन्होंने इस थ्योरी के बारे में दिया था जो कि ठीक भी है, जो कि सच्ची भी है कि हाँ सच में ही। आपने वो देखा है रॉड कभी यूज़ की है? रॉड, स्टील की जो रॉड होती है बाल्टी में लगा के, है ना, कई बार सर्दियों में आपने देखा होगा नहाने के लिए आपने लगाई, रॉड लगाई और लगा के थोड़ी देर बंद करके 5-10 मिनट, उसके बाद देखा ऊपर से पानी गर्म था और ले गए बाथरूम में। जैसे ही बाथरूम में जाके थोड़ा सा वो किया तो देखा कि ये तो सिर्फ ऊपर का ही पानी गर्म हुआ था, नीचे का तो ठंडा था। हुआ है ऐसा, मतलब वो कन्वेक्शनल करंट्स के थ्रू जो था वो पानी सारा ऊपर आ गया गरम गरम और नीचे का क्या रह गया, ठंडा रह गया। समझ रहे हो? हुआ है ना, आज ही हुआ है। आज अब तो गर्मी है, अभी भी गर्म पानी से नहा रहा है, हुआ है ना, लेकिन हाँ ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो वही कन्वेक्शनल करंट्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये आर्थर होम्स की थ्योरी बिल्कुल सही थी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक पॉइंट इन्होंने भी ऐड कर दिया, जैसे जो अल्फ्रेड वेगनार थे उन्होंने पॉइंट दिया कि पेंजिया हुआ करता था और पेंजिया से ही सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, लेकिन कैसे बने हैं, कैसे मूव करे हैं वो नहीं बता पाए। जबकि आर्थर होम्स ने एक उसमें आइडिया डाला कि नहीं डाला कि ये जो नीचे मैग्मा मूव कर रहा है, हो सकता है इससे क्या कर रहे हों, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हों, ठीक है, जो कि ऐसा ही है। लिखिए, these currents are generated due to radioactive elements. These currents are generated due to radioactive elements. These currents are generated due to radioactive elements causing thermal differences in the mantle, causing thermal differences in the mantle, causing thermal differences in the mantle, ठीक है। अब इसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हैरी हेस। क्या नाम था उनका? हाँ जी, तो डालेंगे अगली हेडिंग। वर्किंग भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? अभी तारीफ की ना कि काफ़ी स्मूथ हो गया है, तो चल ही नहीं रहा है अब। हैरी हेस नाम के व्यक्ति थे, इसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए इन्होंने एक थ्योरी दे दी जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। हैरी हेस ने ये थ्योरी दी, ठीक है। तो बेसिकली हम अब मूव करेंगे क्रोम की तरफ और आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगी। अभी आपको पता चल जाएगा इस थ्योरी के बाद कि मैंने आपको क्रस्ट जब बताई थी तो मैंने कहा था ना क्रस्ट दो तरह की, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट। तो उसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बनी है और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा से बनी है। अब पता लगेगा कैसे, देखो देखो होता क्या है, खुलने दो इसको ज़रा सा, खुल जाएगा। धुंधला खुल रहा है ना, थोड़ी और कोई और लेते हैं। नहीं ये धुंधला था। ये ले लेते हैं, ये नहीं लेते हैं फिलहाल, पर चलो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं।
ये भी धुंधला, प्रॉपर आ ही नहीं रही है कोई फोटो। ये ज़्यादा बेटर है, देखो हाँ जा भाई, होश में क्या हो रहा तुझे? चलो ये दिख रहा है इतना। चलो देखो, आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो आपके ओशंस हैं, जो सी हैं, उनके नीचे भी एक क्या पाया जाता है, तल पाया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो लावा है, ये जो मैग्मा है, इसके मूव करने से देखो क्या होता है। इसके मूव करने से ये होता है कि मान लो एक पेज लिया मैंने, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ठीक है। मान लो ये ओशन की क्या है, फ्लोर, ओशन का फ्लोर है ये, ठीक है। इसके नीचे का जो मैग्मा था ना, आधा यहाँ मूव करने लग गया, आधा वहाँ मूव करने लग गया। समझे मेरी बात? ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ से आधा मूव किया, यहाँ से आधा मूव किया। तो आपको लगता है ये ओशन ऐसे खींचेगा, खींचेगा ना, ऐसे ऐसे खींचेगा तो इसके बीच में दरार आएगी। अब ऐसा भी नहीं कि कागज की तरह खींचेगा, है तो क्रस्ट ही, है तो क्रस्ट, यानी कि एक दरार आएगी उसमें। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना एक दरार, जिससे क्या निकलेगा नीचे से, लावा, लावा निकलेगा। उस लावा के निकलने से होगा क्या, वो लावा स्प्रेड कर जाएगा। वो लावा क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। यहाँ से मान लो ये दरार आई, नीचे से लावा, लावा का प्रेशर आ गया, ठीक है। लावा का प्रेशर आने से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा लावा बिखर जाएगा, ठीक है। लावा बिखर गया, उससे क्या बन गया, सी। आपको नहीं लगता एक नए सी फ्लोर की निर्माण हुई है, नए सी फ्लोर का निर्माण हुआ है? समझ लो मेरी बात, देखो एक तो इस, एक सेकंड रुको जरा, अंदर लगाते हैं इसको, पत्ते पे नहीं टिक रहा। अब टिकेगा। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ से एक तरफ को यहाँ मूव किया, एक तरफ को यहाँ मूव किया, ठीक है, जो मैग्मा था। इसके मूव करने से हुआ क्या कि ओशन के क्रस्ट में क्या आ गया, रिफ्ट आया, रिफ्ट यानी दरार आई। वही दरार से क्या निकलेगा, मैग्मा, और वही मैग्मा बिखर जाएगा। आपको नहीं लगता ये जो ओशन क्रस्ट ऐसे था पहले, अब ये ऐसे हो जाएगा, और इसके बीच का इतना जो पार्ट है ये, या मान लो ये ओशन क्रस्ट है ये पूरा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, अब इसके बीच से वो निकल के बिखर जाएगा, यानी कि नए ओशन क्रस्ट का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, नए ओशन क्रस्ट का निर्माण हुआ। तो बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि इसके अंदर तो होगा ही होगा ये तो सी फ्लोर तो बनते ही रहेंगे, इसका मतलब थोड़ी कि बड़े सारे सी फ्लोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं बन रहा है तो कहीं डूब भी रहा होगा, कहीं अगर बन रहा है ना, कहीं ये ऐसे हो रहा है तो कहीं ऐसे भी तो हो रहा होगा। कहीं लावा, कहीं लावा कहीं लावा ऐसे मूव कर रहा है, कहीं लावा ऐसे मूव कर रहा है, तो कहीं लावा ऐसे भी तो मूव कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं लावा ऐसे मूव कर रहा है, कहीं ऐसे मूव कर रहा है, कहीं एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं ये, और कहीं कहीं दो, एक कॉन्टिनेंट और ओशन क्रस्ट मिल रहे हैं। तो जहां मिल रहे हैं वहां पे क्या होगा, ये अंदर धसेगा। जब मिल रहे हैं तो ये अंदर धसेगा कि नहीं धसेगा, क्योंकि एक भारी है और एक हल्की है। एक मैं हल्की चीज रख दूं, एक भारी चीज रख दूं, और दोनों को आपस में प्रेशराइज करूं, तो भारी वाली अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो ओशनिक क्रस्ट, और इसमें से ओशनिक क्रस्ट और ये जो है ना आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में से, दोनों में से ओशनिक क्रस्ट भारी रहती है। क्यों भारी रहती है? क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स है वो हैवी है। मैग्नीज, सीमा पाया जाता है इसमें, मैग्नीज, फेरस का ही एक, मतलब आयरन का ही एक तरीके से प्रकार होता है ये मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज यहाँ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के मुकाबले ये ज्यादा भारी होगा। अनुभव समझ आ रहा है? वीपी जी समझ आ रहा है? एक ओशन क्रस्ट होती है। ओशन क्रस्ट क्या होती है? जिसके ऊपर ओशन टिका हुआ है, ठीक है। और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? भूपर पट्टी, जिसके ऊपर आप हो। जैसे आप किसी के ऊपर हो ना, इस लैंड के ऊपर, तो ये क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वैसे ही समुद्र भी क्या अंदर तक, धरती के अंदर तक समुद्र ही गिरा है क्या?
एक तो पॉइंट आता है ना जहां जाके मान लो ये समुद्र है, तो एक तो पॉइंट आएगा, मैं डूबते डूबते कहीं पैर रख पाऊंगी, कहीं तो जाके सतह आएगी, तो उसको ओशनिक क्रस्ट बोल रहे हैं। समझ रहे हो राकेश? ठीक है, रजनी समझ आ रहा है? क्या नाम है, किरण समझ आ रहा है? तो इन दोनों में से भारी कौन रहेगी? ओशनिक क्रस्ट। क्यों रहेगी भारी? मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें पाया जाता है सीमा, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है सियाल। एल्यूमिनियम और मैंगनीज में से मैंगनीज हैवी मिनरल है, एल्यूमिनियम और मैंगनीज में से मैंगनीज क्या है? हैवी मिनरल। समझे? जिसके कारण अगर मैं कंपैरिजन करूं ओशनिक क्रस्ट और इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, तो हैवी कौन रहेगा? कौन रहेगा वीपी जी? ओशनिक क्रस्ट। तभी मैं कह रही हूँ कि जब ओशनिक क्रस्ट ही खिंच रही है, ये मान लो ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, इसके नीचे का मैग्मा ऑपोजिट साइड में मूव कर रहा है, तो ये आपस में दूर हो जाएगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन तो भ्रंश आएगा ना, इसमें दरार आएगी। दरार आई और जिस तरफ ये मूव कर रहा है, हो सकता है वहां पे मिल रहे हो आपस में, ठीक है। एक तरफ मान लो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक क्या है? ओशनिक क्रस्ट। दोनों में भारी कौन है? ओशनिक क्रस्ट। तो उधर से जो टुकड़ा टूट के आया है, वो ऐसे इसके साथ जब मिलेगा, टकराएगा इसके साथ, तो टकरा के क्या करेगा? एक अंदर की तरफ ऐसे धस जाएगा। समझ रहे हो? और उसके धसने से क्या होगा? वल्केनिक इरप्शन। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक बाल्टी फुल भरी है पानी से और उसमें आप एक जग और पानी का डाल देते हो, तो वो उछल के नीचे गिरता है कि अंदर ही रह जाता है, उसकी पानी नहीं रह पाता ना। वैसे ही ऑलरेडी मैग्मा अंदर है पड़ा हुआ, ठीक है। एक प्लेट और जा रही है, एक मतलब एक अमाउंट ऑफ कुछ और जा रहा है ना। जब ये जाएगा तो ये जाते पिघल जाएगा, अंदर इतनी हीट है, अंदर मेंटल में इतनी हीट है कि ये जाते पिघल जाएगा। जैसे जाते पिघला नहीं कि क्या होगा? अंदर क्वांटिटी ज्यादा होगी मैग्मा की, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। निकलेगा कहाँ से? जहां से ये अंदर गया है वहीं पे कुछ ना कुछ जगह होगी, वहीं से निकल के क्या बना देगा? यहाँ पे जैसे ये गया है ना अंदर, जैसे ये मैग्मा था, ये ऑपोजिट साइड पे मूव करा, ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ मूव करा, तो होगा क्या? यहाँ तो क्या आ जाएगा? सी फ्लोर स्प्रेड हो जाएगा, जगह और बनेगी। ऐसा नहीं है कि बन रहा है तो और बनता जाएगा और सी फ्लोर ही सी फ्लोर हो जाएगा और कॉन्टिनेंट बचेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैलेंस होता रहता है, कहीं बन रहा है तो कहीं टूट भी रहा है, ठीक है, कहीं नष्ट भी हो रहा है। यहाँ से ये अंदर की तरफ गया, जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा ये सारा स्लैब पिघल जाएगा, अंदर जाके मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये मेल्ट डाउन होगा ना, जैसे ही ये मेल्ट डाउन कर जाएगा तो होगा क्या? जैसे मेल्ट डाउन करेगा तो अंदर यहाँ से ही लावा निकल के कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर कि यहाँ से कहीं ना कोई रास्ता ढूंढ के वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे निकलेगा और इन्हीं कोई वोल्केनिक आइलैंड बोल देते हैं हम, समुद्र के पास बने हुए आइलैंड। समझे मेरी बात? समझे अनुज? ठीक है, समझ रहे हो? इधर भी बन जाएगा कहीं ना कहीं वोल्केनिक आइलैंड, यहाँ भी बन जाएगा। समझे सुनील? समझ आई? ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आपको नहीं लगता कि ये सी था, सी का फ्लोर था, ठीक है, जैसे ऐसे हो गया। अब ये जो बीच का हिस्सा बच रहा है, यहाँ पे नया सी फ्लोर बना है, क्योंकि नया लावा इधर आया और वो सूख के अब उसने नया सी फ्लोर बनाया। तो अगर इन दोनों में से इस वाले सी फ्लोर में से जो कि आगे मूव कर चुके हैं और इस वाले में से जो बीच में नया बना है, इनमें से आपको पूछा जाए यंग कौन सा होगा, तो वो बीच वाला होगा। ये क्वेश्चन आता है और पेपर में। समझे मेरी बात? जो यहाँ इस रिफ्ट में बनने वाला है ना, ये यंग कहलाएगा, ये तो ओल्ड होता जाएगा, है ना। फिर जैसे ही ये बन गया, फिर कुछ टाइम बाद और मूव किया, फिर ये यहाँ मूव कर जाएगा, फिर ये नीचे वाला नया आएगा, फिर ये ओल्ड हो जाएगा, ये नया होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ये डायग्राम आप बनाओगे जल्दी। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। आपको बस समझ आ गया ये क्या बोलने की कोशिश की मैंने? समझ आ गया अनुज, अनुभव? अच्छा, आप लोगों ने 11th क्लास की, मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का आपने 3rd चैप्टर पढ़ना है। किसी ने कोशिश की थोड़ा बहुत एक आध पेज पढ़ने की? समझ आया? जैसे अर्थ का इंटीरियर वाला पोर्शन पढ़ना था। किसके बारे में? अभी वो पढ़ाया ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ वही वाला पार्ट पढ़ना जो मैंने आपको पढ़ाया है। अभी वोल्केनिक इरप्शंस आने ही आ गए, ठीक है। वो लिथोस्फेयर है ना 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 नहीं। हाँ जी, 6371 था वो। आप गूगल से कर लेना एक बार मैच।
मैंने पता नहीं कहाँ से पढ़ा हुआ, मुझे याद नहीं, मैंने पता नहीं बड़े पहले पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहाँ से, पर मैंने अलग अलग जगहों से एक तरीके से कोई बुक रेफ़र करी है, कोई किसी के नोट्स रेफ़र करे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना। बट ऐसा ही रहता है, एग्जैक्ट डाटा तो कोई नहीं पूछता है। मैंने तो अभी तक यही सुना है 34 और 100 का, 34 क्रस्ट है और 100 तक लिथोस्फेयर है, ठीक है। अब आपको लगा जैसे जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको लगा होगा कि यार बड़ा इजी है ना, यही डिफरेंस होता है आप जब समझ के चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। वीपी जी 11th की एनसीईआरटी लेनी है, उसका तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपने, ठीक है, ठीक है। आपने पढ़ा था अनुभव? आज लूँगा बुक, कल क्यों नहीं ली फिर? वाह, आप लोगों ने पढ़ी थी, उर्मिला और मनीषा ने? जीसी लियोन नहीं, मैं जो बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ो। जीसी लियोन तो ठीक है, अलग चीज़ है, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, बट ये भी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। आपने पढ़ी थी? कशिश पढ़ी थी? इजी लगा अब? हाँ, इजी लगेगा अब एनसीईआरटी पढ़ना। अगर 11th की एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ते ना बिना उसके, तो वर्ड्स ही ऐसे होते हैं ना, हाँ, तो फिर आपको थोड़ा पता नहीं लगना था। ऊपर से आपने पढ़ना भी कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट चैप्टर। हाँ, तो वही मैं बोलने की कोशिश करी कि थोड़ा सा आगे पीछे है। रिया आपने पढ़ा था? पक्का? इजी लगा? सुनील 11th की एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर, कल कहाँ थे आप? इग्नू? बना लिया ये जो बीच में दरार पड़ती है ना, इसे मिड ओशनिक रिज कहा जाता है, रिज, ठीक है। रिज और रिफ्ट के बीच में बताएंगे मुझे डिफरेंस है ना? हाँ जी, मिड ओशनिक, अरे यार ये क्या टाइप कर दिया मैंने, मुझे दिखेगा अगर रिज तो मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है। रिफ्ट बेसिकली कैसी होती है? रिफ्ट होती है दरार, और रिज होता है उसके आसपास में जो बनता है। असलियत में दिखे ना कोई, ये तो कार्टून से बनाए हुए हैं ना इन्होंने, ऐसे वाले नहीं। जैसे यहाँ पे रिज है एक, रिफ्ट, ये जो दिख रहा है ना आपको, मिड ओशनिक रिफ्ट करते हैं रुको, अरे यार मिड ओशनिक रिफ्ट, एक थी मैंने फ़ोटो देखी थी, यहाँ मिल जाए तो बेटर है, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। हाँ जी, नहीं ऐसे वाली नहीं है, मतलब ये तो इन्होंने ऐसे मतलब बना के दिखाई है ना, असलियत में थी वो फ़ोटो, उससे आपको क्लियर हो जाना था कि कैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक बहुत बड़ी रिफ्ट है। और ये आर्थर होम्स ने दिखाया भी था, क्या नाम है इसका, हैरी हेस ने, नहीं है ना इधर? ये नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो पत्थर है भाई, इधर उधर पानी है बीच में, रिफ्ट है ये, सिर्फ ओशनिक रिफ्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ मतलब ऐसी है, बट ओरिजिनल थी वो फ़ोटो, ओरिजिनल फ़ोटो थी पूरी अंदर जाके ली हुई। नहीं दिखा तो फिर ऐसे दिखानी पड़ेगी।
हम्म, मतलब इस तरीके से होगी, बट अब दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे, ये तो यही देख लो। जैसे ये देखो अफ्रीका दिख रहा है, ये तो ये मिड ओशनिक रिज है, रिफ्ट है इनके बीच में। रिफ्ट पता क्या होती है? रिफ्ट वो दरार जहाँ से वो निकलेगा, जैसे ये मान लो ये रिफ्ट है, ये क्या है? रिफ्ट। क्या करूँ? नहीं यार, ना ना ना, वो समुंदर के अंदर है ना, ऐसी वाली नहीं होगी वो। इसको क्या हो गया अब? इधर से बता देती हूँ। बेसिकली ये जो दिख रही है ये दरार है, ठीक है, ये दरार है, और इसके आसपास रिज बनता है ना, रिज। रिज को भ्रंश कहते हैं, नहीं रिज को क्या कहते हैं हिंदी में भाई? भ्रंश? नहीं, मरने दो मत निकालो। भ्रंश को कहीं रिफ्ट को तो नहीं बोलते भ्रंश? रिफ्ट और रिज में मतलब समझ आ गया तुम्हें? रिफ्ट मतलब कि बीच की दरार, रिज मतलब वो दरार की वजह से जो उठा हुआ वल्कैनो ना, तो थोड़ा सा अंदर अंदर ऐसे रहेगा ना, वो थोड़ा सा तो पहाड़ी रिज सी बनकर बनेगी। हाँ जी, नहीं नहीं, कुछ हिंदी वर्ड है यार उसका, लिख लो। मिड ओशनिक रिज को कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, वो डायग्राम बना लिया था आप लोगों ने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला बनाया है? हाँ, अनुभव अच्छे से भी बनाना है घर जाके, ठीक है? बनाया तूने? नहीं बनाया होगा। ये क्या मंदिर से बना दिए 2-4 जगह? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये लिखना था कि जहाँ से मैग्मा निकल रहा है वहाँ पे न्यू क्रस्ट, उसके बगल में थोड़ा ओल्ड क्रस्ट, फिर और ज़्यादा ओल्ड, ठीक है? तो ये लिख लेना। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ये हुआ क्या? क्लियर है? मैं बना दूं डायग्राम की? बना लिया तुमने? बना दूं एक बार ढंग से? बनाऊं डायग्राम? बना लोगे खुद? ठीक है, आगे बढ़ो फिर। लिखिए, अनदर प्रूफ फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक तो उन्होंने वो भ्रंश बता दिया, रिफ्ट बता दिया उसके बीच का, ठीक है, कि ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का आप देख लीजिए। उसके अलावा आप अगर देखेंगे ना, तो लिखिए अनदर, पहले लिखिए अनदर प्रूफ ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अनुभव समझ आ रही है? ज्योग्राफी पक्का आती थी पहले? थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत पढ़ा है, समझ आ रही है? पक्का समझ आ रही है आपको? योगेश, आपको? आंचल, रिया को पक्का? आपको कशिश आ रही है? बाकी उन्होंने तो पढ़ी है, तो आपको आ रही है? राकेश, आपको? राजेश पढ़ी है, तो डरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, राकेश उसका नाम है, हैं? आपका भी राजेश है? तेरा भी राजेश है ना? फिर तो यार कैसे पता लगाएंगे? चलो ठीक है ठीक है। भारती जी आपको लग रहा पता? चलिए देखिए, एक शब्द होता है पैलियोमैग्नेटिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एमसीक्यूज में स्पेसिफिकली, ठीक है? क्या मुझे कोई थोड़ा बहुत बता सकता है व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म? थोड़ा सा जो फिजिक्स के दीवाने हैं या फिजिक्स पढ़ी हुई है जिन्होंने, रिया? नहीं नहीं, फेरो नहीं, पैलियोमैग्नेटिज्म। हिंदी में पैलियो का मतलब होता, पैलियोलिथिक सुना है आपने? पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड, पुराना, पैलियोलिथिक, लिथोस मीन्स रॉक, है ना? लिथोस्फेयर रॉक यानी पुराना रॉक, उसको बोलते हैं ना पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज याद होगा आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ये मीजोलिथिक एज का है, ये पैलियोलिथिक एज का है ना? ऐसा था ना, पढ़ा था। अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक लोहे की रोड लें, ठीक है,
आयरन की रोड, ठीक है, और उसके आसपास हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दें, अरे यार उसके आसपास अगर मैं करंट पास करना स्टार्ट कर दूं, लोहे की रोड लूं और उसके आसपास मतलब उससे करंट पास करना स्टार्ट कर दूं, तो इसमें क्या बनती है, क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। क्या बनेगी इसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी तो नहीं बनती है जैसी मेरी बन रही है, सारे डायग्राम की सत्यानाश हो गई। नॉर्मली बनाती हूँ। क्या बन जाती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्या बनेगी, फील्ड, और ये एक पोल बना लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ बना लेगा, यहाँ पे साउथ, डिपेंड करता है किस तरफ को करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं आई थिंक वो नॉर्थ होता है ना, और ऑपोजिट साइड साउथ होती है। हाँ, ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नॉर्थ होता है और ये नीचे साउथ होता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, नॉर्थ और साउथ। अब बेसिकली हमारी अगर अर्थ की बात करें, अगर हमारी अर्थ, अनुभव ये पता लगा, एक लोहे की रोड लो ना, अगर उसमें से करंट पास करो तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बस यही है, मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में कहेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बना दी उसने बेसिकली, ठीक है। अब होता क्या है, लिख लो पहले इतनी सी बात, ये तो समझाने के लिए इसका क्या लिखना है, इसमें मत लिखो, लिखना जो होगा मैं बता दूंगी। देखो आपकी अर्थ आपको याद होगा, आपकी अर्थ का जो इनर कोर था, ठीक है, आपकी अर्थ का जो था इनर कोर, इनर कोर, आपको पता था कि ये इनर कोर क्या है, बिल्कुल टेढ़ा क्यों बन रहा है ये, चलो ठीक है, समझ गए ना तुम लोग मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका इनर कोर, तो इनर कोर क्या था, पूरा सॉलिड, और बना किससे है ये, आपको नहीं लगता ये एक आयरन रोड की तरह काम कर रहा है, आयरन रोड की तरह काम कर रहा है। इसके पास आउटर कोर था, इसके बाहर आउटर कोर था, ये इनर कोर है ना, ये क्या है आपका इनर कोर है ये इनर कोर, और ये क्या है, इस आउटर कोर में आपको भी पता है यहाँ पे भी क्या था, नीफे ही था, ठीक है। यानी आयरन अंदर भी है, आयरन बाहर भी है, ठीक है। लेकिन ये जो आयरन के आयंस है ना बेसिकली, इसमें ये क्या कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है ये, क्या ये लिक्विड स्टेट में थे अनुभव, क्या ये लिक्विड स्टेट में थे ना, तो लिक्विड स्टेट यानी कि क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ये आयंस मूव करेंगे, जैसे इस रोड के आसपास ये आयंस मूव कर रहे थे जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी हमने इलेक्ट्रॉन पास करवाए तो ये आयंस मूव किए और मैग्नेटिक फील्ड बन गई। वैसे ही ये एक रॉड की तरह काम कर रहा है इनर कोर, और इसके बाहर आयंस मूव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं होती है, होती है ना। वो कैसे होती है पता लगा, अब लगा पता कैसे होती है, लग गया पता, ठीक ठाक लग गया मुझे लगता पता, पहली बार इतने जोर से इसमें बोला आपने, ठीक है। वीपी जी लग गया पता, अनुभव लगा पता। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब एक आयरन रोड के आसपास हम क्या बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी आयंस मूव करेंगे, उससे क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही हमारा अर्थ का जो इनर कोर है, सबसे आंतरिक भाग कोर है। वैसे तो कोर को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक इनर कोर, एक उसके बाहर वाला कोर, ठीक है राजेश। इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड यानी कि कठोर है ये, ठीक है। और इसके बाहर का जो है आउटर कोर, ये क्या है, मूव करने वाला, लिक्विड स्टेट में, बताया था आपको।
बताया था आपको मैंने ये, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मूव करने वाला आउटर कोर है, आपको नहीं लगता इसके इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो ये अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? फिजिक्स वालों, तुम्हें तो इजीली पता लग जाना चाहिए, लग रहा है। डायग्राम बना लो, ये पहले ये मत बनाना, मैं निकाल देती हूँ वो बनाना। अभी समझाना है बाकी की चीज़ें, पहले ये डायग्राम बनाओ। ये मैं सोचना हो गया। हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व कुछ ऐसे करते हैं, पूरा चुंबकीयत्व, पता नहीं कुछ ऐसे करके चुंबकत्व, हाँ हाँ पूरा चुंबकत्व। यहाँ ज़रा अर्थ की एक बार मैग्नेटिक फील्ड आए तो बेसिकली आप ऐसे ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला जो खोला है अभी। किरण आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, देखो सब इंस्पेक्टर वालों को इतना कुछ नहीं आने वाला पेपर में, लेकिन आ कुछ भी सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन कुछ भी आ सकता है पेपर में। आप ये मत सोच के चलो, देखो आपने अगर अपनी सब इंस्पेक्टर वाली कोई एक होते हैं ना छोटी किताबें मिलती हैं, वो भी पढ़नी होगी तो आपके लिए ज्योग्राफी मोर देन ईजी हो जाएगी पढ़ना, ठीक है। पता होगा आपको, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। सुनील, कौन सा पेपर था कल, कैसा हुआ? छा गया लड़का। हिस्ट्री रखनी है ना तूने ऑप्शनल में भी, फिर तो भरा तो है, भर तो दिया है तूने, उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल पता ही नहीं है। सोशियोलॉजी, तुमने सोशियोलॉजी, शुभा तो कह रही थी एंथ्रोपोलॉजी डाला मैंने। अच्छा एंथ्रोपोलॉजी डाल देते, क्या पता पढ़ा देती मैं तब तक। यार सोशियोलॉजी तो नहीं, एंथ्रोपोलॉजी कर। तुम्हें कैसे, किसको मतलब? हिंदी में होता ही नहीं एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट, इंग्लिश में ही है। वैसे तो सोशियोलॉजी भी 50% जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन की स्टडी है ना, सोशियोलॉजी यानी कि ह्यूमन की सोशल स्टडी, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन की सोशल प्लस ये बायो वाली स्टडी, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का, है ना, कैसे पहले क्या बना, फिर कैसे ह्यूमन बींग्स बने, फिर बीच में सोशल वाली एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, शादियाँ किस किस तरह की होती है सोसाइटी में, है ना, मोनोगैमी, पॉलीगैमी कहाँ कहाँ होती है। जैसे गारो खासी जंतिया में बताते हैं कि इन ट्राइब्स में किस किस तरह की शादियाँ होती हैं। फिर जब ये शादियाँ होती हैं तो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, एक पूरे ट्राइब की एक पूरे ट्राइब के साथ शादी, पर एज शादी ऐसे थोड़ी कि एक लड़की एक लड़के के साथ, पूरा ट्राइब सीधा पूरे ट्राइब के साथ, यानी वो किसी के साथ भी मेटिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो वैसी शादी किसी के साथ, मतलब एक तरीके से ये होता है भाईचारा बढ़ाने के लिए ठीक है, हाँ हाँ होती है भैया ऐसी शादियाँ भी। देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट वही बात है फिर ये तो मुझे इतना याद नहीं है, इंडिया में ही है कोई ट्राइब आई थिंक, नहीं इंडिया में या साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में कहीं तो मैंने पढ़ा है ये, अब मुझे इतना याद नहीं है। जैसे आई थिंक गारो खासी जंतिया में तो मैंने ये पढ़ा था कि वहाँ पे मैट्रीलिनियल वो चलता है ना, मैट्रीलिनियल सोसाइटी, यानी कि जैसे हमारे हम पापा का नाम लेके चलते हैं ना आगे, वो माता का नाम लेके चलते हैं आगे, वैसा ठीक है। वैसे तो है ना, ट्राइब होके देखो अलग थोड़ा रखा है उन्होंने अपना सिस्टम, है काले अच्छा नहीं नहीं, बट हाँ
अफ्रीकन ही होंगे फिर वो, मुझे लगता है अफ्रीका में ही था वो ट्राइब। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन से देखी थी उसकी, अब कितना टाइम से पढ़ा, पिछले साल से पढ़ा है मैंने। मक्खी कोई भाई बेताबी हो रही है, पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं देखनी भी चाहिए, जिस वीडियो में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी हो तो देख लेनी चाहिए, है ना। जैसे आपको लोगों को मैंने उनके भेजे थे ना, ये आपके अंडमानीज के और नेग्रिटोज के जो भेजे थे, नेग्रिटोज नहीं यार, अंडमानीज के कौन से थे वो, एक तो अंडमानीज था, सेंटिनेल्स थे, फिर एक और भेजा था मैंने आपको यार, 2-3 वीडियोस भेजी थी, उसमें देखा तो उनका रहन सहन कैसा है ना। सेंटिनेल्स तो मार देते हैं लोगों को, इन्हें खतरनाक होता, वो आज तक उन्होंने बाहरी दुनिया के साथ संपर्क ही नहीं किया है। जैसे हमारे लिए जब कोरोना आया था तब हमारे लिए एक दूसरे के लिए हो गया था ना, वैसे ही लोगों को देखते ही तीर मारने स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, इतने खतरनाक होते हैं। मार दिया था, पर वो भी हट नहीं रहा था, वो कह रहा था मैं इनको क्रिश्चियनिटी में तब्दील करके आऊँगा। हो गया फिर खुद ही, फिर उन्होंने दबाया उसको, ऐसे पकड़ के लेके चले हुए थे, 4 बंदे वहाँ से 4 बंदे यहाँ से, और दबा दिया था उसको। हाँ नहीं, वो 2 बार बचा है, एक बार गया फिर बच गया, दूसरी बार गया बच गया, तीसरी बार भी कहता नहीं नहीं मेरे को उसने भेजा है, जीसस ने। हट गई फिर उसकी गाली सारी। हाँ चलो ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ की, इतना पता है, लिख लो ये बात साथ में अगर बना लिया है तो। अर्थ जनरेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जनरेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड। गर्मी में फ़र्क पड़ा है ना, बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है ना। देखो मेरी बात सुनना, अब ध्यान से सुनना, सुनने वालों देखो सुनो। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैंने आपको बोला कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो उसी तरफ से क्या होता है, उसी हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं। इतना आप कंफ्यूजन में मत रहो कि ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ बनेगा, नीचे चलेंगे तो, बस इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जिस तरफ होती है ना उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड होता है। अब मेरी एक बात याद रख लो, मान लेते हैं अभी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे अब एक बात और याद रख लो, सुन लो मेरी बात, ये आपके पोल्स दूसरे वाले हैं, ज्योग्राफिकल पोल नहीं है, वो वाले मत समझ लेना, ये वाले, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ज्योग्राफिकल पोल तो नहीं होंगे चेंज, ठीक है। ये कौन से मैग्नेटिक पोल हैं, ये मैग्नेटिक पोल है, ये चेंज होते रहते हैं। बाकी जो हम नॉर्थ लेते हैं ना कि ये अर्थ का नॉर्थर्न पार्ट है, ज्योग्राफिकल पोल जो लेते हैं, ये साउदर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, वो उसकी बात नहीं हो रही है, ये मैग्नेटिक पोल है, समझ रहे हो। ये चेंज होते रहते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं, जैसे जैसे अब एक तरफ ही तो घूमता नहीं है आपका, ये अंदर का जो मैग्मा है, ये जो लिक्विड स्टेट में बैठा है, ये एक तरफ तो देखो, एक मैग्मा तो ऊपर है एस्थेनोस्फेयर में, मैं इस वाले मैग्मा की बात कर रही हूँ, ये भी लिक्विड स्टेट में, तो कहीं ना कहीं ये भी लावा या मैग्मा ही होगा, ठीक है। तो अगर इस तरफ मूव कर रहा है, हो सकता है कि कल कोई ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दे, तो जैसे इसकी मूवमेंट होती है वैसे वैसे ये चेंज होता जाता है, समझ रहे हो। जैसे मूव करता है, मान लो आज नॉर्थ यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो साउथ यहाँ आ गया, जरूरी नहीं है नॉर्थ और साउथ ऐसे रहता है, ऐसे भी चेंज होती रहती है, नॉर्थ आया फिर नॉर्थ आया, फिर साउथ आया, फिर नॉर्थ आया, फिर साउथ आया, है ना, फिर ऐसे करते करते साउथ आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि ये पोल्स, मैग्नेटिक पोल जो है ये चेंज होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं जैसे जैसे ये अंदर का मैग्मा की मूवमेंट चेंज होती है। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर है। अब आज की जो डायरेक्शन है ना, आज की वो ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है, ये आज की डायरेक्शन है, समझ रहे हो। ये पोल्स की आज की डायरेक्शन है, जिधर हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल है और नीचे नॉर्थ है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए मेरी बात। आजकल लिखो एक बात, देयर हैव बीन 170 रिवर्सल्स, पहले सुन लो, पिछले 76 मिलियन सालों में ना, पिछले 76 मिलियन सालों में हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, ये 176 बार हो चुके हैं ऊपर नीचे, समझ रहे हो, यानी नॉर्थ फिर साउथ, फिर नॉर्थ फिर साउथ, कितनी बार हो चुका है, 176 बार। लिखो, यही लिखना है, देयर हैव बीन 170 रिवर्सल्स यानी वही चेंज, there have been 170 reversals in last 76 million years, 76 in last 76
मिलियन ईयर्स, 170 बार रिवर्सल हो चुका है पिछले 76 मिलियन सालों में, इन लास्ट 76 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और आज जो अर्थ है ना, ये पिछले 60,000 सालों से पोल यहीं पे है। ये थोड़ी है कि पिछले साल था नीचे और अब इस साल ऊपर हो गया है, ठीक है। पिछले 60,000 सालों से आज की जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, ये पिछले 60,000 से है। धीरे 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 मूव करेगा ये, समझ गए, समझे मेरी बात। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कैसे रिश्ता रखता है ये बताते हैं आपको। रुको पेज ढूंढने दो मुझे। ठीक है, अब अच्छा होता क्या है इससे, जब ये चेंज कर जाते हैं पोल, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। जो कंपास होती है ना, जो नेविगेटर्स होते हैं, उनको अपने कंपास की वो एक तरीके से सेटिंग सारी चेंज करनी पड़ती है। जो नॉर्थ था उसको उसी तरीके से सेट करना पड़ता है बेसिकली, जैसे जैसे एक तो ये, दूसरा माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड जो है वो भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन रखता है। देखो अगर आपको ये पता होगा, ये तो सबको पता होगा, चुंबक सबने चलाई होगी बचपन में या फील की होगी। बचपन में कोई गाड़ी लेके आते थे पापा, लेकिन बच्चे क्या करते थे, उसको खोल के उसके अंदर के साथ जो मोटर के साथ जो चुंबक लगी थी उसको निकाल के बस वो जुड़ा ली, तो मतलब ऐसे लगता था कि वाह यार क्या चीज़ कर दी है ना। कोई 600-700 रुपये की गाड़ी है, जो भी चीज़, ट्रक व्रक क्रेन जो भी लेके आते थे, उसकी वो अंदर निकाल के खुद को इंसान साइंटिस्ट समझता था। लड़के वड़के ज़्यादातर, लड़कियाँ तो नहीं करती थी ऐसे काम, है ना। किए किसी ने ऐसा किया होगा, सब करते हैं, सब करते हैं, किया ऐसा, सब करते हैं। तो आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है किसी चुंबक का, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो। मतलब दो चुंबकें हैं मेरे पास, ठीक है, अबे मिल जाते हैं, वो ऑपोजिट मैं ऑपोजिट की बात कर रही हूँ, वो सेम का होता है। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मिलाऊं ना मैं चुंबक का, तो नहीं मिलेगा। मतलब ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी मैं मिलाऊंगी तो ये मिलेगा नहीं, दूर भागते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको मैं ऐसे कर दूंगी ना, साउथ पोल यहाँ आ गया, नॉर्थ पोल यहीं का यहीं है, फट से चिपक जाएंगे आपस में, समझ रहे हो। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बोलते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बोलने की बात है ये, ठीक है। मतलब यहाँ तो सही है, लेकिन ऐसे ह्यूमन के नेचर के बारे में बोलते हैं कि ऑपोजिट नेचर जिनका होता है ना, वो तो बड़ा मतलब सही होता है। पता नहीं, हो भी सकता है, होता है ऐसा, नहीं होता है, होता होगा अभी पता ही नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा चलो होता होगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखो मेरी बात सुनो, तो जब ये सी फ्लोर आपका बना होगा, ये आपका मैग्मा निकला मान लीजिए, ठीक है, ये मैग्मा निकला, ठीक है, ये आपका था ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला, ये बन गई आपकी रिफ्ट, और यहाँ मैग्मा निकलते ही यहाँ ऐसे, ये इसको कहेंगे हम रिज, समझे। अब होता क्या है, जब ये मैग्मा निकला तो आपको पता ही है इसमें भी क्या है, कुछ हद तक लोहा है ना, लोहा है। आपने कभी लोहा या जो भी मैग्नेटिक चीज़ें, तो आपने कभी जैसे मान लो ये पड़ा था, ठीक है, ये आपके पास क्या पड़ा है, लिक्विड स्टेट में लावा पड़ा है, और मैंने रख दिया यहाँ पे एक चुंबक, इसको मैं साउथ में रखूँगी अगर, ठीक है, तो इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा वो सारा का सारा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे करके सारा का सारा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब ये तो सॉलिडिफाई हो चुका है ना, सॉलिडिफाई हो चुका है, लेकिन जिस तरफ मान लो ऐसे नॉर्थ पोल था, तो साउथ पोल जो निकला होगा उसके साउथ पोल जो होंगे, जो साउथवर्ड डायरेक्शन वो ऐसे रहेगी, यानी कि उस लावा की डायरेक्शन या जो भी अब सॉलिडिफाई रॉक हो चुकी है, बन चुकी है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। अगर नीचे तो ऐसे रहेगी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। तो उससे भी ये पता लगता है कि इतने सालों में अलग अलग जब मिड ओशनिक रिज बने हैं, तो उनसे ये अब तो ये रॉक बन चुका है नीचे का, है ना, तो कई की डायरेक्शन ऐसे, कईयों की ऐसे, फिर कईयों की ऐसे है, कईयों की ऐसे है, कईयों की ऐसी है, एक जैसी डायरेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता कि एक ही टाइम पे बने होते, तो इन सब मिनरल्स की एक ही तरफ डायरेक्शन होती कि नहीं होती, समझे मेरी बात, समझे। बस कुछ समझ आया हो ना आया हो, इतना याद रख लेना, धरती का अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है, कोई बता सकता है,
हैं? ऑर्बिट पता करने के लिए और कुछ? ऑर्बिट में रखने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सन से यूवी रेज आती है ना, उनसे भी बचाती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती ना, तो वो यूवी रेज कब तक हमें हार्म कर चुकी होती, समझ रहे हो? यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देती है सन की ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज थी जिनसे हमें पता लगा, लेकिन अभी तक हम ये नहीं पता लगा पाए हैं कि वल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, वल्केनोज कैसे निकलते हैं, वल्केनोज में होता क्या क्या है। कुछ वल्केनिक इरप्शन से ओशिनिक रिज बन रहा है, तो कुछ से माउंटेन कैसे बन जाते हैं ये तो पता नहीं लगा। ऐसे होता है ना, कुछ से क्या हो रहा है, सीधा फ्लोर बन रहा है, बिछ रहा है, पूरा फ्लोर बन रहा है, और कुछ से पहाड़ बन रहे हैं बड़े बड़े, जैसे आपके ये बने हैं, क्या कहते हैं इनको, अंडमान निकोबार के, है ना, आइलैंड्स बनते हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं बेसिकली हमने वो समझना है। तो अगला जो हमारा पार्ट रहेगा पढ़ने वाला, वो रहेगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब शायद आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि अब मैं बताऊंगी कि कैसे, वैसे तो आपको थोड़ा पता चल चुका है कि कैसे मूव करते हैं, एक तरफ मूव करेगा, एक तरफ बनेगा तो दूसरी तरफ डूबेगा, तो वहाँ क्या नष्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पता चल चुका है। वही सब करना है हमने कि प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली वही है। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे वल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, वल्केनो कितने तरह का होता है, एसिडिक लावा कौन सा होता है, बेसिक लावा कौन सा होता है, एसिडिक लावा में क्या पाया जाता है, बेसिक लावा में क्या पाया जाता है, वो कौन सा लावा है जिससे सी फ्लोर बनता है, वो कौन सा लावा है जिससे माउंटेन्स बनते हैं, मतलब वही वल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ये सारा पढ़ना है, ठीक है पीपी जी? पढ़ के आओगे कल? पिछला आपने सारा रिवाइज करके आना, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? ये नहीं कि आगे आगे पढ़ते जाए और पिछला आपको भूलता जाए, ठीक है? पहले बंद कर ली नोटबुक। हाँ जी, फिर भी क्या पता, मैंने और पढ़ाना ही है अभी। चलो आज के लिए काफ़ी है इतना।